नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन नई सरकार की तस्वीर पुरानी है। डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने बिहार से लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन को करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन के लिए पहले बंगाल, फिर पंजाब और अब बिहार से गठबंधन की दरारें और गहरी नजर आ रही हैं। बिहार में सरकार बदलने के साथ ही जेडीयू ने कांग्रेस पर क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया इंडी गठबंधन के पतन का कारण है। बिहार के साथ ही विपक्ष के भी साथ हो गया है खेला। बिहार में बदली सियासत के बाद लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर क्या होगा असर, इसी पर होगी सियासी दलों से चर्चा। साथ ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ही होगी देश, दुनिया और खेल जगत की भी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। बिहार में फिर डबल इंजन सरकार। नीतीश कुमार ने ली 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनाए गए उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने जनता की हर कसौटी पर खरा उतरने का जताया विश्वास। नीतीश कुमार ने कहा, जहां थे वहीं फिर आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू और भाजपा गठबंधन को बताया स्वाभाविक गठजोड़। कहा, डबल इंजन सरकार में विकास को मिलेगी नई गति। बसने से पहले ही उजड़ा विपक्षी खेमार। जेडीयू ने इंडी गठबंधन के औचित्य पर उठाए सवाल। कांग्रेस सहित घटक दलों को जमकर लताड़ा। भाजपा की इंडी गठबंधन पर चुटकी। कहा, 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ जस्टिस को बताया नागरिक अधिकार। कहा, सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार। सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह में डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा को विकसित भारत की दिशा में बताया बड़ा आधार। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। कहा, देश के हर क्षेत्र में महिलाएं कर रही हैं कमाल। सोमवार को होगी परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे छात्रों को एग्जाम टिप्स। रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कराया पंजीकरण। बढ़ी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूर्व रेल मंत्री को भेजा समन। ईडी ने सोमवार को पटना स्थित ऑफिस में पूछताछ के लिए किया तलब। बिहार में बदली सरकार का मुख्यमंत्री चेहरा एक बार फिर नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन नई सरकार के चेहरों से बड़े समीकरणों को साधने की कवायद है एनडीए की। नीतीश कुमार के सिर पर भले ही 9वीं बार सीएम का ताज सज गया है, लेकिन नई सरकार में मंत्री पद के लिए जो नाम चुने गए हैं वह जाति के समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुने गए हैं। बिहार में फिर नीतीश सरकार, लेकिन पुराने सहयोगी एनडीए के साथ। पिछले कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता पर लगा विराम। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ वापस हुई डबल इंजन सरकार। नीतीश कुमार ने 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में भाजपा के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, जबकि हिंदुस्तान अवाम पार्टी की ओर से संतोष सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह शामिल रहे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एलजेपी के चिराग पासवान, आरजेएलडी के उपेंद्र कुशवाहा समेत दूसरे गणमान्य मौजूद रहे। बिहार के हित में
और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की नई सरकार को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिजनों की सेवा करेगी। सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। इससे पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना त्याग पत्र सौंपा। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उन्हें काम से ज्यादा श्रेय लेने में दिलचस्पी थी। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। सरकार गठन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। भाजपा का कहना है कि बिहार में लौट रहे जंगल राज पर विराम लगाने के लिए नीतीश कुमार के साथ फिर सरकार बनाना ही एकमात्र विकल्प था। बिहार को पश्चिम बंगाल बनने से रोकने के लिए ये बेहद जरूरी था। नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। बिहार भी बंगाल के समान हो जाता है, जहां हर आम इंसान, हर व्यक्ति को एक डर के साए में जीना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय करके बिहार के हित में निर्णय किया है। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। उधर बिहार में सत्ता परिवर्तन से बौखलाए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव जो भी दावा करें, लेकिन आंकड़े यही बताते हैं कि जब जब भाजपा जेडीयू साथ आए हैं तब आरजेडी को सत्ता से दूर रहना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में विश्लेषकों के दावों को गलत बताते हुए एनडीए गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। अब लोकसभा चुनाव सामने है। नीतीश के सहारे बिहार में भाजपा के विजय रथ को रोकने का सपना पाले आरजेडी और इंडी गठबंधन के लिए ये जोर का झटका माना जा रहा है। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली। उनके साथ भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ली है। बिहार जैसे जाति केंद्रित राज्य की सरकार में इन चेहरों से लोकसभा चुनाव के समीकरणों को बनाने और बदलने में एनडीए की रणनीति की झलक जरूर दिखती है। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली। उनके साथ भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ली है। यदि बात की जाए सम्राट चौधरी की, तो वो इस समय बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। 54 साल के सम्राट चौधरी बिहार के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं और उनका नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में गिना जाता है।
सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सम्राट चौधरी साल 1990 में सक्रिय राजनीति में आए थे। 1999 में वो राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने। वहीं साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। इसके बाद साल 2018 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बने थे। वहीं बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए विजय सिन्हा को भाजपा विधायक दल का उपनेता चुना गया है। लखीसराय विधानसभा से साल 2010 से विधायक निर्वाचित होते आए हैं। भूमिहार समुदाय से आने वाले विजय सिन्हा बीजेपी के जाने माने नेता हैं। वो लखीसराय सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले संगठन के अलग अलग कामों में सक्रिय रहे हैं। साल 2000 में विजय सिन्हा को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। 2004 में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। फिर बीजेपी ने उन्हें बेगूसराय और खगड़िया जिले का क्षेत्रीय प्रभारी भी बनाया था। भूमिहार समुदाय और आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर में 5 जून 1967 को हुआ था। बचपन में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वयंसेवक के रूप में जुड़े थे। 1990 में सिन्हा को राजेंद्र नगर मंडल पटना महानगर भाजपा में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इंडी गठबंधन को झटका देते हुए बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उथल पुथल का रहा आज का दिन। इंडी गठबंधन पिछले सप्ताह से ही आंतरिक कलह का सामना कर रहा था। जहां आज नीतीश कुमार से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, तो वहीं पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों पर बात नहीं बन रही। अपने अस्तित्व से ही बेमेल और बेजोड़ गठजोड़ बताए जा रहे इंडी गठबंधन की गांठें शनिवार को पूरी तरह बिखर गईं। जब इस विपक्षी एकता के मुख्य सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने इसे अलविदा कहे एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उधर से कोई काम नहीं हो रहा था। आज जो नया गठबंधन बनाए थे 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। आज जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार बताते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक धड़ा इंडी गठबंधन के नेतृत्व को ही हड़पना चाहता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बैठक में एक साजिश के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया था। बता दें कि बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तावित किया था। इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा, और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण नीतीश जैसे साथी को खोने के बावजूद भी कांग्रेस कह रही है कि इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता उनको सही जवाब देगी चुनाव के वक्त। वहीं भाजपा कह रही है ये तो होना ही था। वैचारिक रूप से विरोधाभासी दल और कितने दिन तक साथ चल सकते हैं। ये अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। When India Alliance was formed, we told everyone that this is a short-lived alliance. This alliance will not live long because of ideological contradiction. Their only target was Prime Minister Narendra Modi. You cannot form an alliance only to oppose an individual. राहुल गांधी के पांव तो खैर निराले हैं भैया। जिस दिन यात्रा शुरू की उस दिन मिलिंद देवड़ा भागे, आसाम में गए तो बदरुद्दीन अजमल भागे,
बंगाल में घुसे तो ममता धीरे धीरे भगाया, बिहार में आने के पहले ही नीतीश जी चले गए। भाजपा का दावा कई लिहाज से सही भी दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि खड़गे को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने का प्रस्ताव रखने वाली ममता बनर्जी ने बाद में पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर गठबंधन की कमजोर गांठ को खोल दिया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर गठबंधन की नींव हिला दी। अब नीतीश कुमार के जाने से गठबंधन की एक बड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। ये गठबंधन दक्षिण के कुछ राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही फिलहाल बचा हुआ दिखाई देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के खिलाफ लगातार कड़े तेवर दिखाने वाले अखिलेश ने 11 सीटें देने की घोषणा कर कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी है। महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे को लेकर काफी खींचतान है। कांग्रेस पर लगते आरोप और गठबंधन से बिछड़ते साथियों को देखकर गठबंधन के अस्तित्व पे ही सवालिया निशान लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कहा कि मुक्ति मिल गई है, जहां से गए थे वहीं वापस आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडी गठबंधन में पिछले साल अपने मतभेदों को दूर कर एक साथ आए सभी विपक्षी दलों के लिए अब भाजपा का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा दिखता है, क्योंकि इस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। आज का हमारा विशेष इसी पर आधारित है कि बंगाल पंजाब के बाद बिहार से इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज राम, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। चितरंजन गगन, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज जी, आप ही का रुख करेंगे। क्या लगता है, एक बड़ा एक तरह से कुनबा लेके चली थी कांग्रेस, पिछले साल की तैयारी शुरू की गई थी, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव पहुंचते पहुंचते कई ऐसे धड़े आपको हाथ छोड़ते गए और आज नीतीश कुमार ने भी आपका साथ छोड़ दिया, और साथ ही नहीं छोड़ा बल्कि कई ऐसे बड़े आरोप भी लगाए हैं। ऋतु जी, देखिए, आज जो बिहार में हुआ उस तस्वीर को देख के बहुत हंसी भी आ रही थी और सोचने को मजबूरी भी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। आज नीतीश कुमार जी ने दोबारा शपथ ली और उनके उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वही पगड़ी पहनकर शपथ लेने गए जो उन्होंने कहा था कि मैं तब उतारूंगा जब नीतीश जी को मैं कुर्सी से हटा दूंगा। इसी मंत्रिमंडल के अंदर ये जीतन राम मांझी जी की पार्टी के एक विधायक ने वहां शपथ ली, और ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्हें सदन के अंदर नीतीश जी ने कहा था कि ये मेरी गलती थी, इस आदमी को किसी चीज का ज्ञान नहीं है, और उनके साथ आज वो सरकार बना गए। देखिए, आज की राजनीतिक हालत जो है उसमें सिर्फ 2 लोगों को ठेस पहुंची। पहली, जेडीयू के उस कार्यकर्ता को जो पानी पी पी कर भाजपा को कोसता था और नीतीश जी की बात को मानता था कि वो मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और दूसरा, उससे बड़ा झटका लगा भाजपा के उस कार्यकर्ता को जो अमित शाह की बात को ब्रह्म वाक्य समझता था। नीरज जी, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा उसकी बात भी करिए, अपना मतलब अपना भी एक थोड़ा सा आत्मावलोकन करें। कांग्रेस को किस तरह का झटका लगा, नहीं लगा या लगा है? ऋतु जी, देखिए, इस इतिहास के जो सबसे फेल्ड होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी बात तो करना जरूरी है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, आप एक चीज सोचिए, बिहार में अगर पिछली बार के ही आंकड़े अगर देख लें तो हमारे गठबंधन के पास तो 1 सीट थी ना। आज हम उस स्थिति पर मौजूद हैं जहां बिहार की जनता के पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो भाजपा की अन्याय की सरकार है, जो युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और छोटे उद्योगों के साथ अन्याय कर रही है। नीरज जी, इंडी अलायंस को लेके चले नीतीश कुमार ने आज बड़ा हमला करा। जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया है, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य समाप्त करना चाहती है। इस मंशा के साथ इंडी गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रही है। उसने आपको बेपर्दा कर दिया आज। ऋतु जी, आप मुझे एक बात आप बताइए, उसका जवाब देना। आप क्या कहते हैं? नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने जो तमाम आरोप आप पे लगाए, और बात सिर्फ बिहार की नहीं है नीरज जी, ये संदेश आपको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी दे रही हैं,
ये संदेश आपको अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं और ऐसा ही कोई संदेश आपको अखिलेश यादव ने भी दे दिया, जिस पर आप अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि अभी बातचीत जारी है, 11 सीट पे हम तय करेंगे। रितु जी देखिए, नीतीश जी ने यह कहा कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पर नीतीश जी अगर इस गठबंधन के सूत्रधार बन रहे थे तो मुझे बताइए ना, वो तो इसलिए बन रहे थे कि वो भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे। नहीं, आज उन्होंने जो डिसीजन लिया नीरज जी उन्होंने बहुत साफ कहा, केसी त्यागी ने जो बातें रखी उसमें कहा कि संयोजक को लेकर पहले तय हुआ था, लेकिन कांग्रेस संयोजक तय करने में आनाकानी कर रही थी। तो फिर आपको अगर इतना बड़ा खामियाजा आपको कांग्रेस की चालाकी करने पे मिला है, क्योंकि ये शब्द कोई हमारे नहीं है, ये शब्द जेडीयू के कहे हुए हैं कांग्रेस के लिए। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर भी मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, नई सरकार बन गई है, पुराने मनमुटाव, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे बयान, सब अब बीती बात हो चुकी है। एक नई सरकार है, एक नेचुरल अलायंस के साथ है। उनका कहना है कि हम बहुत ही स्वाभाविक सहभागी और गठजोड़ हैं, उसके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है आज बिहार में जो भी कुछ हुआ वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो एक विपक्षी गठबंधन अपनी रणनीति बना रहा था, उस पे एक बड़ा और करारा जवाब है? जी रितु जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि 2020 में जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, जो मैंडेट मिला था। तो इसलिए आज कांग्रेस, आरजेडी और एक कुल मिलाकर हम आज राजनीतिक आज के परिदृश्य में जो भी कह ले, लेकिन आज पहले कुछ समय पहले तक कुछ तो भी प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस का कुछ तो एक ये बना हुआ था। आज ये सब भूल जाते हैं। मुझे लगता है इसका स्मरण करना आवश्यक है। दूसरी बात, आप क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रही थी, इसलिए मैं केसी त्यागी के उसी स्टेटमेंट पर आना चाहूंगा कि उन्होंने कॉकस की बात कही है। ममता बनर्जी ने जी जब ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक कॉकस है जो कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर चलता है और मैं ये नहीं चलने दूंगी। मैं इंडी में रहूंगी लेकिन कांग्रेस को सीटें नहीं दूंगी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो भी है और उसमें सीधे सीधे नाम जयराम रमेश का बार बार आ रहा है, तो ये कॉकस जो है और जो कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर चल रहा है, इसको लेकर कैसे डील करना, ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या रहेगी। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चाहे सम्राट चौधरी के बयान हो, चाहे भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता के ये हो, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बार बार इधर से उधर पाला पलटा है, उसके स्वाभाविक रूप से उसका गुस्सा रहा होगा। लेकिन भाजपा ने जो साधा है इसमें कि जो नींव थी, जो मूल कल्पना, देखिए शुरुआत कहां से हुई थी? उद्धव ठाकरे, तेलंगाना टीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार, इन तीनों ने पहले अलायंस बनाकर एक गठबंधन बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत की थी। कांग्रेस उसमें बाद में जुड़ी थी और उसमें कांग्रेस को जोड़ना चाहिए ये कहने वाले भी उस समय नीतीश कुमार थे। आज केसी त्यागी ने भी उसका उल्लेख किया है। तो इस संदर्भ में आज इंडिया अलायंस को ये कहीं ना कहीं, तो जयराम रमेश भले ही कह रहे हो कि इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो आपके इस अलायंस के मूल प्रणेता थे और पटना में जिनके द्वारा आप सबका स्वागत किया गया, वही आज आपको छोड़कर जाते हैं और कांग्रेस को आरोप करते हुए छोड़कर जाते हैं। और यही अलायंस थी जिन्होंने पिछली बार जो है वो एक सीट पर लाकर इस पूरे, उस समय तो यूपीए नाम से था लेकिन उसको सिमट कर रख दिया था। तो ये फॉर्मिडेबल है, खास करके जब हम भी उसके साथ जुड़ जाता है, कुशवाहा भी जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में एक फॉर्मिडेबल अलायंस है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक परसेप्शन की जो लड़ाई होती है इंडिया अलायंस के संदर्भ में, एक परसेप्शन की लड़ाई में तो एक निर्णायक जीत चुनाव शुरू होने से पहले ही हासिल की है। ये तो किसी भी स्वाभाविक रूप से जो पार्टी से जुड़े हुए वो नहीं मानेंगे, लेकिन किसी भी एक जो ऑब्जर्वर है, कोई भी एनालिस्ट है, तो उसको ये समझ में आता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में स्वीकार करके एक परसेप्शन की लड़ाई जो है
वो निश्चित रूप से क्या प्रफुल्ल केतकर जी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार या जेडीयू चाहती थी कि बिहार में तो जहां जंगल राज भ्रष्टाचार का एक तरह से विरोध लगातार कर रहे थे और उस रात से निकालना था बिहार को, उसी के साथ साथ इंडिया अलायंस से भी अब किनारा करने का वक्त आ गया था नीतीश कुमार के लिए? देखिए, मुझे लगता है 2-3 बातें जो हो गई। देखिए, जंगल राज का जो है वो नीतीश कुमार जब उधर गए तब भी नीतीश कुमार को पता था कि आरजेडी के साथ जाकर क्या होने वाला है, ऑल ओवर गवर्नेंस का मॉडल क्या रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई कारण है। 2-3 कारण जो मुझे सीधे सीधे समझ में आते हैं। एक, जेडीयू के अंदर जो प्रेशर बन रहा था, शायद जेडीयू टूटने के कगार पर थी। जब ललन सिंह प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए उसी समय से यह घटनाक्रम शुरू हुआ। दूसरा, इंडिया अलायंस की बैठक में जब नीतीश कुमार का नाम तय होगा ऐसे जेडीयू को लग रहा था, तब अचानक से ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, इनको आगे करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ये किया गया। और तीसरा, मेरी जहां तक जानकारी है, फोन पर जो बात हुई थी और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना, ये मुझे लगता है डिसाइसिव मोमेंट साबित हुआ, क्योंकि उसकी लीगेसी उसके बाद ही परिवारवाद के बारे में पहली बार नीतीश जी ने बात की। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 अलग अलग, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम था कि अंदर जेडीयू के जो प्रेशर बन रहा था कि जेडीयू शायद इसके कारण टूट जाएगी, आरजेडी के द्वारा जेडीयू को तोड़कर हमको साथ में लेते हुए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तो थी ही, ऐसे में जो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का एक जो शायद प्रयास चल रहा था, उसके चलते मुझे लगता है नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है। हिमराज जी भी हमारे साथ हैं जेडीयू से। हिमराज जी, आरजेडी का तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 महीने बनाम 17 साल का विकास हमने दिया 17 महीने में, और नीतीश कुमार बड़े थके हुए मुख्यमंत्री थे जिनसे हमने इतना ऐतिहासिक काम करा लिया। दरअसल बिहार के विकास में, आरजेडी ने जी, बिहार की तरक्की में नीतीश कुमार जी ने तो वो कर दिखाया जो पूरे देश में आईना बनकर के सामने आया। और जो आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन था, वो मुद्दों के आधार पर गठबंधन था। 7 निश्चय पार्ट 2 मुद्दा था और इसके आधार पर गठबंधन हुआ था। सरकारें बनी, सरकारें चली, और 7 निश्चय 2 के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। बड़ी संख्या में बहाली हुई, शिक्षकों के 20 नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने में जो ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाई गई, दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता, इसमें उनके नियत में खोट था, बेईमानी था। वो गड़बड़ी जो करना चाहते थे वो नहीं चला, पारदर्शिता में जो गड़बड़ी करना चाहते थे वो नहीं चला। नीतीश जी के चलते दरअसल ये संभव नहीं था, ये कारण। दूसरा कि हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के जो एमएलए और एमएलसी के द्वारा तरह तरह के टिप्पणियां की जाती रही, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसको लेकर के कभी उन्होंने। चितरंजन जी हमारे साथ बने हुए। चितरंजन जी, जिस कांग्रेस का साथ लेके नीतीश कुमार को साधने की कोशिश हो रही थी, और जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा कि कैसे आरजेडी कह रही थी कि हम किसी तरह से नीतीश कुमार को साधे हुए हैं, नहीं तो वो हमें छोड़ के जा सकते हैं, तो इस तरह की जो बातें आरजेडी कर रही थी, आरजेडी आज अपने ही चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। आज वो अकेली बिहार में रह गई है। कांग्रेस जिसके वो साथ खड़ी है, उसको तमाम पार्टियां, इंडी गठबंधन में जो तमाम विपक्षी पार्टियां आई, वो भी आज साथ छोड़ रही हैं कांग्रेस का। नहीं, रीतू जी, आप डिबेट को गलत डायरेक्शन में शुरू से ही ले जा रही हैं। कई सवाल उठे हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कई सवाल उठे हैं, उसका जवाब मैं बहुत शॉर्ट में देना चाहता हूं। कृपया थोड़ा समय दीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। पहला सवाल यह आपने उठाया नड्डा जी ने कि स्वाभाविक मेल है एनडी भाजपा और जनता दल यू में। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल यू जो कहती रही है कि वह गांधी, लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, कर्पूरी के सिद्धांतों पर चलती है, जबकि भाजपा जो है गोलबर्कर के सिद्धांतों पर चलती है। यह इसलिए वह जो है सो स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, अवसरवादी गठबंधन। पहली बात।
दूसरी बात, एक आपने सवाल उठाया था, आपके बीच में किसी ने सवाल उठाया कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर रही है कांग्रेस। यही बात जब एनडीए से अलग हुए थे नीतीश जी, तो उस समय उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था और सामने मामला भी आया था, आसिफ सिन्हा को इसीलिए अध्यक्ष पद से हटाया भी गया, उस समय उन्होंने हटाया था। यही आरोप उन्होंने लगाया था कि भाजपा जो है क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, और खुद यही नड्डा जी यही बिहार में आकर मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और इनका पूर्व इतिहास देखिए, अकाली दल के साथ क्या किया, शिव सैनिक के साथ क्या किया, असम गण परिषद के साथ क्या किया। तो क्षेत्रीय दलों के साथ जो इनके साथ रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए इनका जो है सो अभियान चलता है, और जनता दल अब उसी कड़ी में जनता दल को साथ लाए हैं। अब कितना दिन में समाप्त कर देंगे यह तो जो है सो आने वाला भविष्य बताएगा। एक चीज और जो है सो जो विश्लेषक है वो कह रहे थे कि 2020 का चुनाव जो है सो प्री पोल अलायंस था, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता दल और भाजपा साथ हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि 2015 में भी जो है सो प्री पोल अलायंस था जनता दल और आरजेडी में, और 2017 में भाजपा ने क्या किया और जनता दल ने क्या किया वह साथ है। अब सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आज जो बिहार की स्थिति खासकर विशेष तौर पर कि बिहार में जो अभी महागठबंधन है, जो एग्जिस्टेंस है, 2020 के चुनाव में यही जनता दल और भाजपा एक साथ थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 54 सभाएं की थी बिहार में, और एक दो नहीं 5 दर्जन हेलीकॉप्टर घूम रहा था इस बिहार में। चित्ररंजन जी, तेजस्वी यादव ने कहा, चित्ररंजन जी आपने तमाम बातों का जवाब दिया। देखिए हमारे पास समय सीमित है, समय सीमित है सर, मैंने आपको बोलने दिया। आप ये बताएं, आप अपनी बात रख रहे थे और लोगों के लिए समय था, मेरे लिए समय समाप्त। आप भी तो लगातार बता ही रहे हैं सर। अच्छा करें, आप अपनी बात पूरी कर लें सर, फिर पूछते हैं। ठीक है। तो अकेले तेजस्वी यादव ने ही गठबंधन ने शानदार टक्कर दिया, और पूरे बिहार में मात्र 12,000 वोट जो है महागठबंधन से एनडीए गठबंधन को अधिक आया था। सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं पूछता हूं कि आज जो चिराग पासवान जी का जो बयान आया है आप उसको देख लीजिए। बिहार में क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का हो गया? इसलिए यह भ्रम में कोई है, और भाजपा अगर इतनी मजबूत थी तो आज क्यों वह दरवाजा जो बंद कर लिए थे अमित शाह जी ने, आज वो दरवाजा खोलना पड़ा नीति। तो चित्ररंजन जी अब तो सवाल ले लीजिए मेरा। तो क्या इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है, अभी खेल बाकी है? उन्होंने कहा जो मैं कहता हूं मैं कभी बदलता नहीं हूं अपनी बात से, अभी खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। तो ये बाकी खेल के पीछे क्या तेजस्वी यादव, क्या आरजेडी पका रही है? नहीं, वो तो जनता के सामने है कि यह जो विकास का रट लगाते हैं। 17 साल में इन्होंने क्या किया, और 17 महीनों में जब नीतीश जी ने आरजेडी के साथ आकर महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाया, तो 17 महीने में रिकॉर्डेड 70 दिन के अंदर में 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 17 महीनों में 4 लाख नौजवानों को नौकरी मिला। 17 महीने में। धनंजय जी नया अलायंस है, पुराने साथी हैं, नया एक तरह से सिर्फ कहें तो सरकार का चेहरा है, लेकिन मुख्यमंत्री वही है, साथी पुराने हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आरजेडी कह रही है कि आने वाले समय में राह बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी और जेडीयू की? नहीं ऋतु जी, देखिए बिहार अब परिवारवाद से विकासवाद की तरफ एक बार फिर प्रशस्त हो रहा है। बिहार 3C यानी क्राइम, कास्ट और करप्शन से 3D डेवलपमेंट, डायरेक्शन और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा है। सठ और लठ की ओर से जो लालू के लालों से बिहार को मुक्त किया जा रहा है, हर स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए बिहार में ये गर्व की बात है। दूसरी बात, जो अभी तमाम लोग इंडी अलायंस वाले जो कह रहे थे, इंडी अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश के जाने की टीस में ये क्या बात कर रहे हैं? भाई आप बिहार से ही शुरू करिए। लालू यादव का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? लालू यादव ने अपने जीवन की यात्रा ही कांग्रेस के खिलाफ शुरू की थी। जेपी के चेले आज कांग्रेस की गोद में खेले। लालू यादव जेल में थे, अपनी बेटी का उन्होंने मीसा रखा, मीसा एक्ट में वो बंद थे, और वो आज कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं। आप बंगाल चले जाइए, तृणमूल कांग्रेस यानी कि ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल की पार्टी ही नहीं मानती है, कांग्रेस उसके साथ अलायंस करने जा रही है। और दूसरी बात, उधर चले जाइए महाराष्ट्र, तो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती है। उनके एजेंडा में ही सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने 2 पारा पहले शुरू किया था।
और वो आज कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहा है। पंजाब में अब जाइए, दिल्ली में जाइए तो कांग्रेस के सत्ता पर झाड़ू चलाने वाले केजरीवाल आज झाड़ू लगा भी रहे, झाड़ू दिखा भी रहे कांग्रेस को। कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, क्या से क्या हो गई कांग्रेस देखते देखते। अगर यही हाल रहा कांग्रेस का तो कांग्रेस जो एक विशेष दल होता था अब शेष हो गया, आने वाले चुनाव के बाद उसका शेष भी नहीं मिलेंगे। और कह रहे हैं कि भाजपा वैचारिक दल से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, वो भारत के जनमन के प्रस्फुटन का परिणाम है, भारत की जन आकांक्षा का, जन उत्सर्ग का, जन उत्साह का, जन आंदोलन का, जनता की नियम नीति और नेयत का सामने दिख रहा परिणाम है। भारत के राष्ट्रवाद के उदय का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। इस देश के जन मन से निकलने वाली आवाज है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, सांस्कृतिक अवगाहन है। इस नए भारत के निर्माण का केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी। और भारत की जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है। इस देश का आम नागरिक जानता है कि नरों में इंद्र नरेंद्र मोदी, आज अयोध्या में राघवेंद्र की स्थापना हुई है और दिल्ली में नरेंद्र का शासन दोबारा लौटेगा। प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत संक्षेप में अंत में कुछ ही महीने बाकी हैं, कहें तो 2 महीने बाकी हैं 2024 का लोकसभा चुनाव की शुरुआत में। कैसे आप देखते हैं इंडिया अलायंस को, अब बिखरी हुई इंडिया अलायंस से जिसकी दरारें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं? अब देखिए रितु जी, मैं अभी इसको एग्जैक्टली 2019 की सिचुएशन में देखता हूं। केवल एक अंतर है, शिवसेना का एक धड़ा जो है आज 2019 में जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की यूपीए के साथ नहीं था, वो आज यूपीए के साथ है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। टीएमसी के, जहां तक डीएमके की बात है तो डीएमके और कांग्रेस का पहले से अलायंस था, जिसके कारण वहां से सीटें मिली थी। जो भी मैक्सिमम सीटें कांग्रेस को मिली थी वो केरल और तमिलनाडु से मिली थी, और इस बार भी ज्यादातर वही स्थिति रहेगी। बाकी जगह पर मुझे 2019 के चुनाव से बहुत अंतर। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, ये इत्तेफाक है या फिर क्या है कि जब राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके जिन राज्यों में पहुंचते हैं वहां पे या तो उनके गठबंधन साथी साथ छोड़ देते हैं, सरकार गिर जाती है, और ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ। कल पहुंचेंगे बिहार, लेकिन उससे पहले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सत्ता परिवर्तन में नई सरकार के साथ बिहार की सरकार अपने नए एजेंडे तय करने शुरू कर चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीतियां बन रही थी, जो समीकरण बिठाए जा रहे थे, उन पर एक दोबारा पुनः विचार करने की जरूरत होगी इंडी गठबंधन को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024, 29 जनवरी सुबह 11 बजे। सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका की भी अहम भूमिका है। इस मौके पर पीएम ने न्यायपालिका को आश्वस्त किया
कि अदालतों के आधुनिकीकरण में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह कार्यक्रम में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायाधीशों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में हर देशवासी की अहम भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी अगले 25 साल के लक्ष्य सामने रखकर काम कर रही हैं। अन्य अधिकारों की तरह ही न्याय का अधिकार भी हर नागरिक का हक है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी फैसले ले रही है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ अदालतों का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए भी पहले से कई गुना फंड जारी किए गए हैं। देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 दशकों में अपने फैसलों के जरिए लोकतंत्र को सशक्त किया है। अदालत के फैसलों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किए जाने की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता जैसे कानून लाए गए हैं जो आज की जरूरतों पर खरे उतरते हैं। उन्होंने कहा कि जन विश्वास जैसे कानून भी अदालतों पर मुकदमों के बोझ को कम करेंगे। सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। इस मौके पर पीएम ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट और डिजिटल कोर्ट 2.0 का शुभारंभ किया। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पोर्टल से सुप्रीम कोर्ट के सभी पुराने फैसले डिजिटल रूप में वकीलों और आम लोगों को सुलभ होंगे। वहीं डिजिटल कोर्ट 2.0 निचली अदालतों के जजों के कामकाज को आसान करेगा। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी कोशिश लीगल सिस्टम में उन लोगों को शामिल करने की होनी चाहिए जो अब तक इससे बाहर रहे हैं। Before the beginning of 2024, only 12 women were designated as senior advocates in the history of the Supreme Court over the last 74 years. Last week, the Supreme Court designated 11 women coming from different parts of the country as senior advocates in one selection. Our legitimacy will endure from the inclusion of diverse sections of the population in our system. Therefore, we need to make more efforts to bring different sections of society into the legal profession. CJI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति के तौर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष सेरेमोनियल बेंच भी बैठी, जिसमें कोर्ट के 75 साल के सफर में मानवाधिकारों के संरक्षण और लोकतंत्र को दृढ़ करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में 22 जनवरी को अयोध्या धाम में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर अपने भाव व्यक्त किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का आह्वान भी किया। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अंगदान का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया। रामलला के विराजमान होने के दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वहीं भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत होने का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का आह्वान किया और कहा कि युवा वोटर देश की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज देश के लिए उत्साह की बात ये भी है कि दुनिया के अनेक देशों में जहां वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। हमारे युवा वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा मौके मिल सके, इसके लिए सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं। कहीं लोग घर घर जाकर वोटर्स को मतदान के बारे में बता रहे हैं, कहीं पेंटिंग बनाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे हर प्रयास हमारे लोकतंत्र के उत्सव में अलग अलग रंग भर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में अंगदान के महत्व को बताते हुए कहा कि अंगदान का निर्णय आसान नहीं, लेकिन ये कई जिंदगियों को बचा सकता है। हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं, और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। हाल के वर्षों में देश में 1000 से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। हाल ही में भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन खेलों के बारे में भी बातचीत की और कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स और फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं।
माँ ने कितनी ठोकरें खाई है तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। और अब बात परीक्षा पर चर्चा की। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस बार देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया है और रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। कार्यक्रम के 7वें संस्करण में सोमवार को प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर इस बार देश भर में कितना उत्साह रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा में के तहत जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं ये कार्यक्रम इससे भी जुड़ा हुआ है कि नए भारत में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को आ रही है। एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आर्थिक जो गतिविधि हो रही है उसके तहत प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट mental well-being, loss of stress, but it's also an opportunity to know what the new India is like and the kind of opportunity it offers. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्रों और 1 शिक्षक को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वेरी गुड थिंग जो उनका लगता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं कि जैसे पेपर के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, नॉट बाई जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट बाय जस्ट गिविंग इट 2 और 4 आवर्स और जस्ट गिविंग इक्वल टाइम, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट एंड हाफ एन आवर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को अपने पेपर के दौरान स्पेशली। तो हर बार की तरह PM इस बार भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरे को याद है मैंने जब पिछले साल देखा था तो PPC में PM ने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटी सी चीटी का। तो वो जब एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को समझाते तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, हमारे डाउट सारे क्लियर होते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वह यही कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसे एक खेल की तरह लीजिए। पढ़ाई से कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और यदि होता भी है तो उसे आपको इग्नोर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे चलकर हम किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे, कोई भी जॉब या बिज़नेस करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस आना लाजमी है और हमें उसको समझने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।
शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों को अनारक्षित किए जाने संबंधी अफवाहों का खंडन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अध्यापक कैडर में सीधी नियुक्ति के लिए सभी पदों पर आरक्षण की व्यवस्था है। यह आरक्षण केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के तहत है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी भी आरक्षित पद को गैर आरक्षित करार नहीं दिया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को इस कानून के अनुरूप ही नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि अब तक केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में किसी भी आरक्षित श्रेणी के पदों पर आरक्षण को खत्म नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई कदम आगे उठाया जा रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ 9 में। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय अतिथियों, झांकी कलाकारों, एनएसएस स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स तथा अन्य प्रतिभागियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इन्होंने हाल ही में संपन्न हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र विधानसभा भवन में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने संसद की गरिमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि संसद और विधानमंडलों में चर्चा और संवाद होना चाहिए, न कि हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की ये सम्मेलन देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे में बढ़ते रोजगार के अवसरों को लेकर बताया है कि अभी तक 1,50,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है और अब हम हर साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंड के बावजूद देश के कोने कोने से लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या भक्तिमय उत्साह की लहर से गूंज रहा है। देश भर में ठंड का कहर बरकरार है। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड और कोहरे ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।